हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं फुलेंद्र सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल टॉप गाइडेंस स्टडी में स्वागत है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 10वीं का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम लोग देखेंगे धातुओं की सक्रियता श्रेणी और किस प्रकार से धातुओं को प्राप्त करते हैं इसके विषय में। इसके पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी कर दिया है, जिसमें पहले वीडियो में आप लोग देखेंगे धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। उसके बाद वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है रासायनिक गुणधर्म के बारे में, और ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो चलिए देख लेते हैं कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी होती क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट्स अवश्य लिख दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो प्यारे साथियों, चलिए देख लेते हैं कि सक्रियता श्रेणी है क्या। अब यहाँ पे मैं बात करूं, धातुओं को उनकी अभिक्रियाशील के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को हम क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आपको अधिक क्रियाशील धातुएं मिलेंगी और सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे कम क्रियाशील धातुएं मिलेंगी। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये के जो कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन है ना। फिर इसके बाद में लेड है, हाइड्रोजन, कॉपर, फिर Hg यानी कि पारा, फिर उसके बाद में चांदी, फिर उसके बाद में सोना। तो आपको इसको याद रखना है। इसका याद करने का ट्रिक क्या है ना, कभी ना कैल्शियम मांगे, कभी ना कैल्शियम मांगे, कभी कभी यानी कि के फॉर पोटेशियम, ना कभी ना कैल्शियम मांगे। ना मतलब होता है Na मतलब सोडियम, फिर उसके बाद में कैल्शियम, फिर उसके बाद में मांगे, है ना। कभी ना कैल्शियम मांगे, कभी यानी कि पोटेशियम, ना सोडियम, फिर कैल्शियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, ठीक है। अलबत्ता जिंक फेर ले, अलबत्ता जिंक फेर ले यानी कि एल्युमिनियम, जिंक और उसके बाद में आयरन, फिर Fe किसका होता है? हमारा लोहे का होता है, यानी कि आयरन का। फिर उसके बाद में है पीतल हाइड्रोजन से कॉपर। पीतल, यहाँ पे पीतल को आपको Pb से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? Pb से जोड़ना है। तो पीतल हाइड्रोजन से कॉपर, पीतल हाइड्रोजन से कॉपर, फिर मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो आपको मतलब कि ये ट्रिक है याद करने के लिए, ठीक है। ट्रिक क्या है? कभी न कैल्शियम मांगे, अलबत्ता जिंक फेर ले, पीतल हाइड्रोजन से कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ओके, आपको इसको याद रख लेना है सक्रियता श्रेणी को। अब देखिएगा, इसमें हम लोग नोट्स देखेंगे। इसमें क्या नोट है? इसमें मुख्य बातें हैं कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। यहाँ पे देखिए जिंक है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। तो देखिए कॉपर सल्फेट जो है ये कम क्रियाशील है, तो यहाँ पे ये जिंक क्या है? अधिक क्रियाशील धातु है, तो इसको ये क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। और विस्थापित कर देगा तो जिंक कॉपर के स्थान पे चला आएगा और कॉपर है ना हट जाएगा इससे, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा और नोट देखते हैं। देखिए यहाँ पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम है ना, जल के साथ बहुत तीव्र अभिक्रिया करती हैं। इतना तीव्र करती हैं कि ये जल में डालने पर इतना तेज हाइड्रोजन गैस निकालती हैं कि ये ब्लास्ट भी होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यानी कि सोना और चांदी
कम क्रियाशील धातुएं हैं। सोना और चांदी क्या हैं? कम क्रियाशील धातुएं हैं। फिर उसके बाद में प्लेटिनम भी है ना, प्लेटिनम भी क्या है? कम क्रियाशील धातु है। अब देखिएगा आगे हम पढ़ते हैं आयनिक यौगिक। कौन से यौगिक? आयनिक यौगिक। धातुओं और अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं, या फिर ऐसा यौगिक जो धातु और अधातु के आयनों के आदान प्रदान से बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। अब देखिएगा आयनिक यौगिक, जैसे कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, कैल्शियम में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये एक दूसरे को साझा करते हैं, यानी कि साझेदारी करते हैं, तो इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड बनता है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे आयनिक यौगिक। अब देखते हैं आयनिक यौगिक के गुणधर्म। यहाँ पे गुणधर्म में देखेंगे भौतिक अवस्था। कौन सा? भौतिक अवस्था। कि इसकी भौतिक अवस्था कैसे होती है? तो ये सामान्यतः ठोस और कठोर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, गलनांक और क्वथनांक। जो आयनिक यौगिक होते हैं इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट, भंगुरता। जो आयनिक यौगिक होते हैं ये भंगुर होते हैं। भंगुर यानी कि उनको पीटने पर ये क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं जल में घुलनशीलता, अगर मैं जल में घुलनशीलता की बात करूं तो ये आयनिक यौगिक जो हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। विद्युत की चालकता, विद्युत की चालकता, इसमें चालन नहीं होता है, परंतु ये जब है ना पिघले हुए अवस्था में होते हैं तो इसमें विद्युत का चालन किया जा सकता है। ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे धातुओं की प्राप्ति। यहाँ पर धातुओं की प्राप्ति में कि धातुओं को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। तो पृथ्वी के भूपर्पटी में प्रायः खनिजों के रूप में पाई जाती है। जो धातुएं होती हैं वे भूपर्पटी में पाई जाती हैं और ये किसके रूप में पाई जाती हैं? खनिज के रूप में पाई जाती हैं। तो इसको प्राप्त करने के मुख्य चरण हैं। पहले है अयस्क का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण आता है कि है ना, परिभाषा लिखिए अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क का सांद्रण क्या है? इस प्रकार से भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है ना। तो लिखेंगे खनिज अयस्कों से मिट्टी तथा रेत आदि अशुद्धियों को हटाना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। बहुत ही आसान भाषा है। ठीक है। अब आगे धातु का निष्कर्षण। किसका? धातु का निष्कर्षण। जो धातु का निष्कर्षण है इसको हम लोग चलिए देख लेते हैं कि धातु का निष्कर्षण होता क्या है। अब यहाँ पे है ना सांद्रित अयस्क से है ना धातु को प्राप्त करना क्या कहलाता है? धातु का निष्कर्षण कहलाता है। और धातु का निष्कर्षण जो होता है ये भट्ठियों में कराया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, शोधन। शोधन प्राप्त धातु से अशुद्धियों को हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त करना ये क्या कहलाता है? शोधन कहलाता है। तो आपको याद रखना होगा सबसे पहले हम क्या करेंगे? सांद्रण करेंगे, फिर उसके बाद में निष्कर्षण करेंगे, फिर उसके बाद में शोधन करेंगे, तब हमें शुद्ध धातु प्राप्त होगी। नेक्स्ट है, अभी आप ऊपर देखे होंगे एक टर्म आया था खनिज। कि खनिज क्या है? तो प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे तत्व या यौगिक जिनमें धातुएं और उनके यौगिक उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। तो आपको ये भी मालूम हो गया कि खनिज
किसे कहते हैं? तो खनिज किसे कहते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे तत्व या यौगिक जिनमें धातुएं या उसके यौगिक उपस्थित होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अयस्क, क्या चीज? अयस्क को देख लेते हैं कि अयस्क होता क्या है। यहाँ पर अगर मैं अयस्क की बात करूं तो ऐसे खनिज जिनसे धातु की लाभकारी और सुविधाजनक रूप से निकाला जा सकता है, इसे हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ऐसे खनिज जिनसे धातु की लाभकारी और सुविधाजनक रूप से निकाली जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे और इसको मैं सटीक करूं तो ऐसे खनिज जिनसे धातु लाभकारी और सुविधाजनक रूप से निकाली जा सकती है, उसे हम अयस्क कहते हैं। अब कुछ यहाँ पे अयस्क दिए गए हैं, आपको याद करना है कि जो बॉक्साइट होता है ये किसका अयस्क होता है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। इसी प्रकार से हेमेटाइट है तो हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। जिंक ब्लेंडेड ये किसका है? जिंक का अयस्क है। सिनाबार ये है पारे का अयस्क। तो आपको ना यहाँ पे 1 2 3 4 ये आपको याद ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट, खनिज और अयस्क में अंतर। चलिए हम इसमें अंतर देख लेते हैं कि इसमें अंतर क्या होता है। जो खनिज होते हैं ये प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले धातु युक्त पदार्थ हैं, परंतु जो अयस्क हैं ऐसा खनिज जिनसे धातु लाभकारी रूप से निकाली जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सभी खनिजों से धातु निकालना आर्थिक रूप से संभव नहीं है, परंतु इससे धातु का निष्कर्षण आर्थिक रूप से संभव होता है। नेक्स्ट है अयस्क खनिज का एक प्रकार है और सभी अयस्क खनिज होते हैं। वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ लाभ हुआ है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।